अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि किस तरह 2012 तक इंडिया पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से 40% ज़्यादा था, लेकिन फिर बीजेपी के आने के बाद 2014 में जब बीजेपी आई है उसके बाद बुनियादी जो स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का उसको ही बदल के रख दिया गया है। कुछ इस तरह से बदल के रख दिया गया कि चंद हैंडफुल कैपिटलिस्ट गैंगस्टर्स जो हैं वो तो अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है वो तबाह होने लगा है, जिससे इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो कम से कम होने लगा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2020 में जब इंडियन जीडीपी माइनस में चली गई थी तब भी चंद सेठों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ था। मोस्टली ये सेठ जो हैं ये मोदी साहब के ही गांव गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फाइनेंसर भी हैं बीजेपी के, और ब्रांड मोदी बनाने में इनका मेन रोल, सेंट्रल रोल रहा है। इनका पैसा इनका लगा है ब्रांड मोदी में। मीडिया को खरीदना, ये जो गोदी मीडिया का टर्म आप सुनते रहते हैं इंडिया में, ये गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया ये बीजेपी का मीडिया है असल में, जो सिर्फ सब अच्छा दिखाता है। ये गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते, गवर्नमेंट के जो अपोनेंट्स हैं उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप गवर्नमेंट से सवाल क्यों कर रहे हैं। ये उन्हीं की तरफ से यूँ समझे कि मीडिया सेल बन गया बीजेपी का। ये सारा पैसा किसका यूज़ हो रहा है? फाइनेंसर्स का पैसा यूज़ हो रहा है। 2014 से लेकर ये सिलसिला जारी है। लास्ट एपिसोड में मैंने नोट बैन की बात की थी कि किस तरह अचानक से कैश पे चलने वाला इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है, जिसमें छोटे और दरमियाने लेवल की कंपनियां होती हैं, इनको कुचलने की अटेम्प्ट की गई प्रॉपरली, ताकि इनका भी मार्केट शेयर बड़े मगरमच्छों को मिल जाए। नाउ आई वुड डिस्कस अबाउट फ्यू मोर स्टेप्स ऑफ बीजेपीज इकोनॉमिक टेररिज्म, जो कि इन्होंने इंडिया के ऊपर मुसल्लत कर रखा है 2014 से लेके। बीजेपी ने जीएसटी का कानून मुतारिफ करवाया था, आपको याद होगा, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया था और छोटे और दरमियाने जो बिजनेसेस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया था, क्योंकि इस कानून के बाद उनकी जो कंप्लाइंस कॉस्ट है, उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये एकदम से आसमान पे पहुंच गई थी। और वो जो बेचारे ब्रेक इवन पे चल रहे थे, ना फ़ायदे में थे ना नुकसान में थे, ज़रा सा मॉडरेट किस्म का उनको प्रॉफिट हो रहा था, वो तो बिजनेसेस पहले ही फुर्सत में फारिग हो गए जीएसटी आने के बाद। और वो बिजनेस जो प्रॉफिट में थे कुछ उनके प्रॉफिट्स श्रिंक हो गए। अलबत्ता बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे जीएसटी का किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही कंप्लाइंस कॉस्ट जो थी उसको ऐसे ही बियर कर रहे होते थे। इसका मतलब ये कानून सिर्फ छोटे बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए बनाया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया का एक बड़ा अखबार है, ये लिख रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वर्स्ट हिट बाय जीएसटी डिमोनेटाइजेशन सेज आरबीआई स्टडी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया की सेंट्रल बैंक खुद कह रही है कि वाट लग गई है इस कानून से छोटे बिजनेसेस की। देखें, 30% इंडियन जो जीडीपी है ये एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस पे बेस्ड करती है, और इस 30% पे असल में कैपिटलिस्ट की नज़र है इंडिया के अंदर बुनियादी तौर पर। दे वांट दिस शेयर, वो चाहते हैं कि ये जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कम हो, इनका शेयर हमें मिल जाए और हमारी वेल्थ बढ़े उस हिसाब से। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के अलावा जो तीसरा बड़ा हमला बीजेपी ने सेठों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडिया के जो बाकी छोटे बिजनेस हैं उनके ऊपर किया, और ये बड़ा मैसिव हमला था, वो था 2020 का लॉकडाउन। ये यूं समझे कि इंडिया के अंदर जो छोटे बिजनेस हैं बेचारे, उनके ऊपर एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर हमला था ये असल में बीजेपी का। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कोविड ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जो कि इंडिया के अंदर पहुंचाया गया था। क्यों? जानी नुकसान तो देखें इंडिया के अंदर हुआ ही ना, लेकिन इकोनॉमी ही इंडिया की बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। उन दो पड़ोसियों की नहीं हुई, ना बांग्लादेश की हुई ना जनाब पाकिस्तान की हुई, लेकिन इंडिया की कैसे हो गई? क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी इन दोनों पड़ोसियों, बल्कि तीनों पड़ोसी, वो जो चाइना है उससे भी इंडिया की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी कोविड को हैंडल करने की। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्या किया था कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए थे, एक साथ पूरा मुल्क उन्होंने बंद नहीं किया था कोविड के आने के बाद। जैसे ही कोविड आया था उन्होंने लॉकडाउन्स लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सिलेक्टेड एरियाज में लॉकडाउन लगाते थे, जहां पे केसेस बढ़ते थे लॉकडाउन्स लगाते थे, फिर जैसे ही केसेस कम होते थे फिर से खोल देते थे। इस तरह से क्या हुआ कि छोटा कारोबार समहाउ चलता रहा। लेकिन मोदी साहब ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो पहले लॉकडाउन ही नहीं लगाया। दुनिया चीखती रही कि क्या कर रहे हैं आप तो इसको फैला रहे हैं मजीद कोविड को। इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने जनाब कुंभ का मेला भी करवाया, इन्होंने सब कुछ करवा दिया, सब कुछ कर सुपर स्प्रेडर बनाए कुंभ का मेला।
सबसे ज़्यादा कोविड इस इवेंट ने इंडिया के अंदर फैलाया था। इन्होंने हर वो चीज़ की पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी जिससे कोविड फैलता रहे, और फिर जैसे ही कोविड बहुत ज़्यादा फैला है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो इन्होंने पूरा का पूरा मुल्क एकदम से बंद कर दिया। नाउ दिस वाज लाइक वो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम था छोटे बिजनेसेस के ऊपर। पहले तो आप रोक नहीं रहे थे, एकदम से फिर आपने सारा मुल्क बंद कर दिया। बड़े बिजनेसेस वर्क फ्रॉम होम की वजह से इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके पास तो रिजर्व्स भी थे, दे हैड इनफ रिजर्व्स, वो सस्टेन कर गए इस सारी चीज़ को। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो अपने पास तो रिजर्व्स रखती ही नहीं है। उनके पास तो हार्डली 1 महीने का कैश पड़ा होता है सैलरीज के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, वो तो रखती ही नहीं है। और ना ही उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वर्क फ्रॉम होम और ये सारी करने वाली, ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हुआ क्या है द रिजल्ट, वो तो पिस गए बिल्कुल। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो तो एकदम से, जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन गलत टाइमिंग की वजह से लगा तो वो तो पिस गए। जब इंडिया की इकोनॉमी मित्रों तबाह हो रही थी ना 2020 में, जब माइनस में जीडीपी चली गई थी, इंडिया की जीडीपी माइनस में चली गई थी, तब क्या हुआ था ज़रा मैं आपको याद करा दूं। मोदी साहब के गुजराती दोस्त गौतम अडानी, अच्छा ये यहाँ पर सोशल मीडिया वालों का काम है कि इंडियंस को याद दिलाएं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको याद नहीं दिलाएगा। गोदी मीडिया आपको दिखाएगा सब अच्छा है, ही इज़ लाइक अ खोमेनी ऑफ इंडिया। ये जो 56 मिलीमीटर वाले बाबा हैं, इस जैसा तो कोई लीडर इंडिया की हिस्ट्री में पैदा ही नहीं हुआ। ये तो पता नहीं क्या, कोई कहाँ से आ गए, ज़बरदस्त एलियन है कोई मार्स के, इस जैसा बंदा कोई नहीं आएगा। वो इस तरह आपको दिखाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का काम है कि आपको हकीकतों से आशनास कराए और आपको बताया कि असल में हुआ क्या था। यू कैन देखिए, आजकल गूगल का ज़माना है, ये जो भी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट कर रहा होता हूँ आप जाके गूगल पे चेक करें और फिर जो है ना इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जब इंडिया की जीडीपी माइनस में जा रही थी 2020 में, तब अडानी साहब, गौतम अडानी साहब, मोदी साहब का एक गुजराती दोस्त है मित्रों, आपको पता है कि इसकी दौलत में 750% इजाफा हो गया था 2020 में। कैन यू बिलीव दैट? मुल्क माइनस में जा रहा है, जीडीपी मुल्क की माइनस में है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, खाने को पैसे नहीं है, और गौतम अडानी 750% इजाफा कर गया दौलत में। ये कैसे हुआ है? एंड दिस गाय बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। मोदी साहब के ही एक और गुजराती दोस्त मुकेश अंबानी, इनकी दौलत भी उस साल 350% बढ़ गई, 350%। ये क्या हुआ इंडिया के साथ? एक बंदा मुल्क की जीडीपी माइनस में गई, एक बंदा सुपर रिच बन गया, 750%। शायद ही दुनिया की तारीख में किसी की दौलत में एक साल में इतना इजाफा हुआ। 750% अडानी साहब की दौलत बढ़ी, और ये अंबानी साहब की दौलत बढ़ गई 350%। दोनों मोदी साहब के दोस्त, दोनों के जो ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप, ये प्रो बीजेपी माने जाते हैं। 2020 गुजर गया, जैसे तैसे करके गुजरता गया, इंडिया की जीडीपी गिरती रही, रोम जलता रहा, नीरू बांसुरी बजाता रहा। 2020 गुजर गया, पब्लिक जैसे तैसे जो थी वो सफ़र करती रही, मोदी गैंग जो था वो माल छापता रहा। लेकिन 2021 में इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात हुई है। जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही थी, अब नई नई इंडस्ट्रीज उठ रही थी और नया नया मार्केट्स खुल रही थी, तो क्या हुआ मित्रों, 2021 के पहले 5 महीने के अंदर अंदर वो जो गौतम अडानी बाबा था ना, जिसकी वेल्थ 750% बढ़ी थी 2020 में, 2021 के पहले 5 महीने में इस भाई साहब ने मजीद $32 बिलियन ऐड कर दिए अपनी इसके अंदर, वेल्थ के अंदर, और एशिया का दूसरा अमीर तरीन बंदा बन गया। $32 बिलियन। श्रीलंका के ऊपर टोटल कर्जा $51 बिलियन है, और इस एक बंदे ने एक साल में, जबकि मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तहस नहस हो गई, $32 बिलियन इंडिया से कमा लिए। इसने कैसे कमा लिए कोई पूछने वाला नहीं है। एशिया का दूसरा अमीर तरीन बंदा बन गया। एंड गेस व्हाट, हु वाज द नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया एट दैट टाइम? ये तो दूसरे नंबर पे आ गया ना अडानी, इतना बड़ा जंप मार के। पहले नंबर पे कौन था? मोदी साहब का ही एक और गुजराती दोस्त मुकेश अंबानी। एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर ये आ गया अडानी साहब। एक दुनिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट है द इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ा, एक बहुत मोतबर न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने लिखा था कि मोस्ट अलार्मिंगली, अब ज़रा वर्ड सुनिएगा इनके, मोस्ट अलार्मिंगली इन इंडिया सम ऑफ द रिच हैव बिकम सुपर रिच by using their heft to crush smaller competitors and thus corner multiple chunks of Indian economy. The tilt in fortunes have rewarded not so much technical innovation or productivity growth or the opening of new markets as the wielding of
political influence and privileged access to capital to capture and protect existing markets। हिंदू राष्ट्र का नज़रिया हमेशा याद रखिएगा, ये भक्त हजरात को ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र का नज़रिया हो, सोशल पोलराइजेशन हो, धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो, लोगों को आपस में लड़वाना हो, गोदी मीडिया पे नॉन इश्यूज़ पे डिस्कशन हो, ये सारी जो चीज़ है ना, ये सारी जो चीज़ें ये इसलिए पैदा की जाती हैं ताकि अवाम असल मुद्दों से दूर रहे, इन चीज़ों पे कोई सवाल ना करे कि उनके जेब पे कौन डाका डाल रहा है, कैसे डाका डाल रहा है। वो सिर्फ मोदी साहब की जय, भारत माता की जय, मुसलमान लाउड स्पीकर आज़ान तो सिख तो खालिस्तान, इसमें मसरूफ़ रहें, पाकिस्तान को गालियां देते रहें, मुसलमानों को कोसते रहें, यहाँ पे कोई ना देखें। और इस सारे नेशनलिज्म की जो फेक नेशनलिज्म की आड़ में नीचे जो एक करप्शन की गंगा बह रही है उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे, ये सब उसी की तरफ इशारे करते हैं। सो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ क्यों करवाया जाता है और कौन करवा रहा होता है और उसका बेनिफिट किसको हो रहा होता है।